आइए आज बात करेंगे वर्ण विचार के बारे में। तो जब भी वर्ण विचार की बात करते हैं सबसे पहले मन में यह प्रश्न आता है कि भैया ये बताओ ये वर्ण क्या होता है। तो हमने पिछली वीडियो में जब भाषा और लिपि के बारे में पढ़ा था तब हमने इस बारे में चर्चा की थी कि भाषा की जो मौखिक ध्वनियाँ होती हैं उनको जब भी लिखा जाएगा तो कुछ चिन्हों की आवश्यकता होगी। इन्हीं चिन्हों को हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब इन्हें भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें इससे ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। मैंने आपके लिए यहाँ 4 उदाहरण लिख रखे हैं जिसमें ये दोनों स्वर हैं वहीं ये दोनों व्यंजन हैं। अ और आ आपके स्वर हैं, क और ल आपके व्यंजन होते हैं। बाकी की वर्णमाला को भी आइए अगली वाली स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। वर्णमाला में ऐसा माना जाता है कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। वहीं लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब स्वर और व्यंजन तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, मगर उच्चारण के आधार पर केवल ये जो काले रंग में आपके सामने लिखे हैं अ से लेकर अ तक, ये सभी होते हैं 10। यदि हम इसमें री को भी मिला देते हैं तो ये 11 हो जाते हैं, फिर इन्हें कहा जाता है मूल स्वर। ठीक है, मगर जब हम लेखन की बात करते हैं तो अ से लेकर अह तक सारे के सारे शामिल होते हैं। इसमें री भी शामिल होता है और री वास्तव में ऊ के बाद और ए से पहले यहाँ पे लिखा जाता है, यानी ये 13 के 13 जो हैं इसके भीतर ये शामिल हो जाते हैं। अब बात करें व्यंजनों की तो आपके सामने यहाँ 5 वर्ग दिख रहे होंगे, क, च, ट, त, प। आप गौर करें तो ये जो पहले पहले व्यंजन लिखे हैं क, च, ट, त, प, इन्हीं के नाम पर ये जो वर्ग हैं वे रखे गए हैं। अब जो क वर्ग है आइए देख लेते हैं उसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं। क, ख, ग, घ, ण, इसको कुछ लोग वहाँ भी बोलते हैं। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ढ, ढ, ण। ण और ढ गौण या उच्चत्त व्यंजन कहे जाते हैं। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ में आते हैं य, र, ल, ब। ऊष्म में आते हैं श, स, स, ह। संयुक्त व्यंजन में आते हैं आपके श, त्र, ज, श। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई ये अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, गौण, उच्चत्त व्यंजन ये आखिर होता क्या है? घबराइए मत, आने वाली स्लाइड्स में इन सभी के उत्तर आपको मिल जाने वाले हैं। अब आइए देखते हैं सबसे पहले कि स्वर कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया 11 स्वर होते हैं मूल, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। अब मात्राओं की बात करें तो आ की कोई मात्रा आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, मगर ऐसा जरूर होता है कि मान लीजिए ये आपका एक व्यंजन है क, इसमें जब अ जोड़ दिया जाएगा तो ये पूरा अक्षर बन जाएगा और ये नीचे जो हलंत लगा हुआ था यह हट जाता है, तो अक्षर जो है वह पूरा का पूरा यहाँ से व्यंजन से बन जाता है। मगर हम बात करें अन्य स्वरों की तो उनकी जो मात्राएं हैं वो आपको इस तरह देखने के लिए मिलती हैं। जैसे ये होगी बड़े आ की मात्रा, वहीं ये होगी छोटी ई की मात्रा, ये होगी आपकी बड़ी ई की मात्रा, उसके बाद में आती है आपकी छोटे ऊ की मात्रा, फिर आती है आपकी बड़े ऊ की मात्रा। इसी प्रकार देखिए री की मात्रा आपको इस तरह से देखने के लिए मिलती है। फिर आती है आपकी छोटी ए की मात्रा, फिर बड़ी ए की मात्रा में 2 हो जाती हैं ये। उसके बाद आती है आपकी छोटे ओ की मात्रा और फिर आती है आपकी बड़े ओ की मात्रा जिसमें ये 2 मात्राएं हो जाती हैं। अब हमने स्वरों की मात्राएं तो देख ली, मगर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा आखिर हम स्वर कहते तो कहते किसे हैं? तो जब हम बात करते हैं स्वर की परिभाषा की तो वे स्वर जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर आए, समझ रहे हैं आप, यानी बिना किसी रुकावट के बाहर आए। रुकावट के लिए खेद नहीं होता इसमें, क्योंकि रुकावट ही नहीं होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वायु आपके गले से बेधड़क निकलेगी। आप बोल के देखिए अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो आप देखेंगे कि सभी में जो आपकी वायु है मुख से बिना किसी अवरोध के निकल रही है। अब बात करें हम स्वर के भेद कितने होते हैं, तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 तरह के इसके भेद होते हैं, जिसमें ह्रस्व स्वर को माना जाता है मूल स्वर, एकमात्रक स्वर और इन्हें सबसे कम समय लगता है बोलने में। कौन कौन से होते हैं जी? ये आ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है। दीर्घ स्वर में कौन कौन से होते हैं? तो बड़ा आ होता है, बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ, बड़ी ए, बड़ा ओ, इसको आओ भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है आपका छोटा ओ और छोटी ए। ये याद रखने वाली बात है कि छोटी ए और छोटा ओ दीर्घ स्वर में आएंगे, वहीं बाकी के जितने भी छोटे हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं।
मगर यह दीर्घ स्वर होता क्या है, आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा अब। तो दीर्घ स्वर कुछ नहीं होता, इसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय लगता है बोलने में, मात्राएं भी इसमें 2 लगती हैं। अब बात आ रही होगी कि प्लुत स्वर क्या होता है। तो देखिए प्लुत स्वर क्या होता है, इसमें संस्कृत में इसको तीसरा वेद माना जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग, आधुनिक हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। आपने ये पढ़ा होगा, ये जो अक्षर होता है इसको ओम बोलते हैं हमारे यहाँ। देखिए जब भी मैंने ओम बोला है तो उसको थोड़ा सा डिटेल में बोला है, थोड़ा सा लंबा बोला है, ओम, इस तरह से सब लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको यह जो हिंदी का 3 दिख रहा है ना, ये जहाँ भी हो आप समझ जाइए कि यह प्लुत स्वर है, उसको इसी तरह से जोर दे के बोला जाएगा जैसे ओम हम लोग बोलते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि आपके हलंत और अर्धचंद्र क्या होते हैं। हलंत जो होता है वो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है, और ये व्यंजन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए होता है। इसका अर्थ ये होता है कि इस व्यंजन पर किसी भी तरह का कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है। ठीक है, ये तो होता है हलंत का काम, और इसको बिल्कुल प्योर बनाए रखने के लिए, शुद्ध बनाए रखने के लिए, शुद्ध रूप से लिखने के लिए हम हलंत का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है अर्धचंद्र क्या होता है। अर्धचंद्र यह विदेशी ध्वनि है, जिसे आगत नाम से जाना जाता है, और इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिसर, कॉलोनी, कॉफ़ी। ठीक है, हम आने वाली कुछ स्लाइड्स में और अच्छे तरीके से आगत ध्वनियों को पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन मैं आपको बता ही चुका हूँ, सभी तरह के ये तो 5 वर्ग होते हैं, और अंतस्थ होते हैं, ऊष्म होते हैं, संयुक्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो मैं बता ही चुका हूँ, केवल अब यह पढ़ना है कि ये जो गौण या उच्चत्व व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, अंतस्थ किसको बोलते हैं, ऊष्म किसको बोलते हैं, संयुक्त किसको बोलते हैं। बाकी हम इस बारे में तो पढ़ ही चुके हैं कि किस वर्ग में कौन सा व्यंजन आता है। आइए देख लेते हैं व्यंजन की परिभाषा क्या होती है और उसके प्रकार कितने होते हैं, जिससे कि आपके सभी डाउट्स जो हैं वे क्लियर हो जाएं। तो जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता ली जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब जैसे ये देखिए क, इसमें क्या क्या जुड़ा है, क के साथ में अ जुड़ा है, वहीं ख में देखिए ख के साथ में अ जुड़ा है, तो सहायता ली गई है। वहीं कोई और स्वर होता यदि आ के अलावा तो उसकी यहाँ पे मात्रा आपको देखने के लिए मिलती। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी तरह से ये स्वर की सहायता तो लेंगे ही लेंगे। अब इनके भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो जब भी जीव मुंह के किसी भाग को जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठों को स्पर्श करे, कब, इनके उच्चारण के समय, तो उन्हें क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये होते कितने हैं, 25। देखिए मैंने आपको बताया जैसे क वर्ग है, तो क वर्ग में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ और ण या फिर वा। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कि क वर्ग में कितने हैं, 5। ऐसे ही क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये कितने हैं, 5। और 5 के अंदर कितने होते हैं, हर एक में 5। तो टोटल कितना हो गया, 25। इसीलिए जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं वे कितने होते हैं, 25 होते हैं, क से लेकर म तक। अब बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंत का अर्थ होता है भीतर। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीव मुख के किसी भाग को स्पर्श ना करे या मामूली से स्पर्श करे, यानी उच्चारण मुंह के भीतर ही रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। य और व इनको बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। वहीं जो आपका ल होता है, जो आपका यहाँ पे ये ल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। क्योंकि जब भी इसको बोलेंगे तो आपकी जीभ इस तरह से पीछे की ओर मुड़ेगी और हवा इसके दोनों ओर से बाहर की ओर निकलेगी। ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। वहीं र को हम कहते हैं लुंठित व्यंजन। कौन सा व्यंजन, लुंठित व्यंजन। क्योंकि जब भी इसको बोलते हैं तो जीभ में कंपन महसूस होता है, और जिनमें कंपन महसूस होता है उनको हम क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन बोलते हैं। अब बात आती है आपके ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म का अर्थ क्या होता है, गर्म। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, श, श, स और ह। अब आपको ये सभी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब बस बचा आपका एक, कौन सा,
गौण या उच्चिप्त व्यंजन उसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। फिलहाल पढ़ेंगे आपके अयोगवाह क्या होते हैं, क्योंकि हमने स्वर पढ़ लिए, व्यंजन भी पढ़ लिए, मगर ये तो आए ही नहीं। कौन से नहीं आए? आपके अंग और अह ये कहीं पर दिखे? कहीं नहीं दिखे, क्योंकि दिखे ही नहीं सकते, क्योंकि ये होते ही नहीं हैं। ना ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अक्सर इन्हें स्वर के बाद लिखा जाता है, औ के बाद में आते हैं अंग और अह, इसीलिए औ के बाद आते हैं, औ पे स्वर खत्म हो जाते हैं, अंग और अह लिखा जाता है, क्योंकि इन्हें अयोगवाह माना जाता है। ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन। अच्छा, अयोगवाह क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि आपको मैंने जब स्वर पढ़ाया था अभी, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी स्वर बोला जाएगा तो उसमें किसी भी तरह का अवरोध नहीं होगा बोलने में। मगर अंग को पढ़िए तो अवरोध होता है, अह को पढ़िए तो अवरोध होता है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ये ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। व्यंजन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अंग और अह को बोलने के लिए किसी भी तरह के स्वर की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें दो होते हैं ये, एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। अनुस्वार में कौन सा होता है? ये होता है ना आपका अंग, इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसका उच्चारण केवल नासिका से किया जाता है। किससे किया जाता है? केवल नासिका से। जैसे अंत, संत, ठीक है। तो इसमें जो इस्तेमाल हो रही है वो क्या होता है? आपका अनुस्वार होता है। विसर्ग क्या होता है? जो आपने अह पढ़ा था ना, अह करके इसको पढ़ते थे, इसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। इसके उच्चारण के समय स्वर के ठीक बाद ह जैसा होता है, जैसे प्रायः, अतः, ठीक है। तो अब ह की जो ध्वनि आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग की ध्वनि बोलते हैं, विसर्ग का उच्चारण बोलते हैं। विसर्ग को आमतौर पर संस्कृत शब्दों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी के जो शब्द होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल उतना नहीं होता है। अनुनासिक की बात करेंगे तो जब स्वर मुख और नाक दोनों से बोला जाए तो उनको क्या बोलेंगे? अनुनासिक बोलेंगे। अभी देखिए मैंने अनुस्वार पढ़ाया था आपको, जैसे देखिए क के ऊपर जब एक बिंदी इस तरह से लगी है, केवल बिंदी लगी है, इसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। किसका इस्तेमाल होगा बोलने में? केवल नासिका का होगा। मगर क के ऊपर जब इस तरह से चंद्र बिंदु जैसा लगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। कुछ लोग इसको चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। तो इसमें किस किस का इस्तेमाल होता है? मुख का होता है और नाक का भी होता है, दोनों का इस्तेमाल होता है। शब्द देख लेते हैं कुछ। आंख, मुंह, दांत, आंगन, इसमें जो लगे हुए हैं ये सब क्या हैं? अनुनासिक हैं। क्या है ये? अनुनासिक। समझ में आ गया आपको अंतर? और आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है अनुनासिक। अब आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे गौण या उच्चिप्त व्यंजन क्या होता है। ये देखिए ड़ और ढ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी आप बोलेंगे आपको पता रहेगा कि मैं कौन सा बोल रहा हूँ, क्योंकि ध्वनियाँ दोनों की अलग अलग होती हैं। कन्फ्यूज़न आपको होता होगा ड़ में और ड में, इसके अलावा जो ढ होता है उसमें और ढ़ में। तो आप देखिए इससे क्या लिखा जाता है? डलिया। इससे क्या लिखा जाता है? ढक्कन। ढक्कन लिखा जाता है या नहीं? ढक्कन लिखा जाता है। मगर इससे और इससे कोई भी शब्द नहीं लिखा जाता है। कोई भी शब्द नहीं लिखा जाता है क्योंकि शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। कौन कौन से नहीं आते? जिनके नीचे ये बिंदी लगी है ना, ण और ढ, ठीक है, ये शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। वहीं ड और ढ प्रारंभ में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं और अंत में भी आ सकते हैं। मगर ड़ और ढ जो हैं उनसे शब्द की शुरुआत नहीं होती है। मूल रूप से इनका इस्तेमाल नहीं होता है, बेहद कम जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलेंगे अब और हम देख लेंगे स्वर यंत्रों के आधार पर जो भेद किए जाते हैं। वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें कि सगोश वर्ण क्या होता है, अघोष वर्ण क्या होता है। चिंता मत कीजिए, आज आपके डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहले ये समझिए कंपन कहाँ होता है। मान लीजिए ये है आपका गला, गला है ये। अब इस गले में एक होता है ये स्वर यंत्र। अब इसमें होते हैं अलग अलग तरह के कंपन। तो इन्हीं कंपनों के आधार पर ये दो भेद करे जाते हैं। एक होता है सगोश वर्ण, एक होता है अघोष वर्ण। सगोश वर्ण में क्या होता है कि हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है। इसमें क्या होगा? आपका सगोश वर्ण में स्वर होंगे सारे के सारे, व्यंजन होंगे कौन से? ग, घ, ण, ज, झ, इया। कैसे याद करेंगे इन्हें? देखिए जैसे ये क वर्ग है तो इसके भीतर क्या क्या आते हैं आपके? क, ख, ग, घ, ण या फिर व, कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो ये अंत के जो तीन हैं वो किस में आएंगे? आपके सगोश में। ये पहले दो जो हैं कचरता वर्ग में सारे के सारे वो किस में जाएंगे? आपके अघोष वर्ण में जाएंगे। देख लीजिए आपका ख, च, छ, ट, ठ, तो जितने भी ये पहले पहले हैं कचरता वर्ग के वो इसमें हैं। इसके अलावा देखिए श, श, स जो ऊष्म वर्ग के हैं वो होते हैं इसमें। मगर जो आपके
अंतस्थ व्यंजन थे य र ल व, वो किस में आएंगे आपके सगोश में, और ऊष्म व्यंजन का जो ह होता है वो भी किस में आएगा, सगोश में आएगा। अब ऐसे तो समझ में आया नहीं होगा, ना ही ये याद हुआ होगा, कोई बात नहीं, अगली स्लाइड को देखेंगे आपको यह याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें आपके लिए सब कुछ अलग अलग रंग से बना के रखा हुआ है। सगोश वन को देखेंगे आप तो देखेंगे कि अ से लेकर री तक सारे के सारे जो स्वर हैं वो मैंने यहाँ रख रखे हैं 11 के 11। इसके अलावा देखिए जो नीले रंग में लगे हुए हैं घ घ ण ज झ इया ढ ढ न, उसके अलावा ड़ और ढ भी इसी में आते हैं, द ध न ब भ म य र ल व ह, सभी किस में आएंगे, सगोश में। अब इसके पास तो कोई बचा ही नहीं, तो ये लोग पहुंच गए, इन्हें ऐसे कैसे अकेला छोड़ने देंगे। क ख छ छ ट ठ त थ प फ श श स टीम बना के गए हैं आगोश के भीतर। आप इस स्लाइड को यदि अच्छे से देख भी लेंगे तो आपको यह जीवन भर के लिए याद हो जानी है। आगे बढ़ेंगे अब और बात कर लेंगे आपके श्वास वायु के आधार पर जो भेद किए जाते हैं उसके बारे में। तो ये भी दो तरह के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है कि श्वास की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। अब इसमें होते कौन से हैं, क ग ण च ज य ट ड न त द न प ब म य र ल व, और सारे के सारे स्वर अ से लेके अ तक री समेत, ठीक है। वही महाप्राण में क्या होता है, हकार की ध्वनि आती है, जैसे देखिए ख घ छ झ ठ ढ ढ झ ध ध फ भ श श स ह। आप इसमें एक चीज गौर करेंगे कि सारे के सारे अंतस्थ जो हैं वो किस में हैं, अल्प प्राण में। ऊष्म जो है सारे के सारे किस में हैं, वे महाप्राण में। लेकिन जो ढ है वो इसमें है महाप्राण में, और जो ण है वो किस में है, आपका अल्प प्राण में है। अब इन्हें याद कैसे करेंगे, यहाँ तो देखिए याद होने से रहे, मैंने आपके लिए बढ़िया स्लाइड बना रखी है अगली वाली, उसको देखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाने हैं। कैसे होंगे याद, क्योंकि देखिए जो सारे के सारे अल्प प्राण है वो मैंने लाल रंग में लिख के रखे हैं, सारे के सारे स्वर हैं इसके भीतर। इसके अलावा देखिए जो ऑड इवन रूल होता है ना वो इसमें चलता है। ऑड इवन क्या होता है, ये ऑड का मतलब होता है विषम, हिंदी में विषम। अब सब जाने अंग्रेजी वाले हैं, हम क्या करें, हिंदी में लिख के दिखा रहे हैं इसीलिए। 1 3 5 पहला तीसरा पांचवें नंबर के जो वर्ण होंगे वो कौन से आएंगे आपके अल्प प्राण में, किसके, सभी के नहीं, केवल जो कचरतव वर्ग के हैं उसी के। ये जो पिछले वाले में भी नियम लगा था, अंत के 3 वाले पहले 2 वाले, वो भी कचरतव वर्ग के लिए था, और ये भी कचरतव वर्ग के लिए है, सघोष अघोष में भी और अल्प प्राण महाप्राण में भी। अब एक बचे आपके कौन से, ईवन। ईवन कौन से होते हैं हिंदी में, सम, सीख लो भाई, हिंदी की क्लास है, सीख लो। दूसरा और चौथा, तो आप देखेंगे कि पहले तीसरे और पांचवें जो हैं वो किस में हैं, आपके अल्प प्राण में। वहीं जो बचे हैं नीले रंग में वो कौन से हैं, दूसरे और चौथे नंबर के, वो किस में आएंगे, आपके महाप्राण में। इसके अलावा जो सारे के सारे अंतस्थ हैं वो किस में जाएंगे, आपके अल्प प्राण में। ऊष्म व्यंजन किस में जाएंगे, आपके महाप्राण में जाएंगे। इसके अलावा यहाँ देख लीजिए गौण और उच्छिष्ट व्यंजन में ये जो ढ़ और ढ है, तो ढ किस में जा रहा है, महाप्राण में, ढ़ किस में जा रहा है, अल्प प्राण के भीतर यह जा रहा है। क्लियर हो गई होंगी बातें, इसको भी आप अच्छे से एक बार देख लेंगे तो ये आपकी समझ आ जाएगा पूरी तरह से। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। देखिए एक से अधिक व्यंजनों के मेल से व्यंजन बनते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श, ज्य, त्र और श्र। इसमें क्या क्या होता है, श जब भी हम लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले क की ध्वनि आती है, और उसके बाद में षटकोण वाला श होता है, उसकी ध्वनि आती है। अब यदि यहाँ पे हलंत लगा होगा, आप देखिए यदि यहाँ पे हलंत लगा हुआ होगा तो हम जो क के साथ में श लिखेंगे इसमें हलंत लगाएंगे, मगर क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ है इसीलिए हम लोग यहाँ पे हलंत नहीं लगाएंगे, ये केवल क्या रहेगा, क और श रहेगा। यानी इसके भीतर जो अ होगा वह समाहित होगा, श जो है वह पूरा आएगा। इसी तरह से देख लेते हैं ज्य को, तो कुछ लोग इसको ज्ञा पढ़ते हैं मगर वह ज्ञा नहीं सही होता, शुद्ध नहीं माना जाता, ज्य सही होता है, क्योंकि ये जो बनता है वो बनता है ज, और जो इया होती है आपकी उससे। इया में भी देखिए मैं हलंत नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ है, इसके भीतर असमाहित माना जा रहा है। अब देखिए त्रिनेत्र की बात करें, चित्र की बात करें तो इसमें त्र हमारा यूज होता है, ये बनता है आपका, कैस कीजिए बड़ा आसान है, त और र के मेल से। अब हम बात करें आपके श्र की, तो श्र बनता है आपका श और र के मेल से। इसमें मिश्रित श्रवण जैसे शब्दों में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं क्ष का इस्तेमाल होता है क्षमा रक्षा जैसे शब्दों में। ज्ञ का इस्तेमाल होता है ज्ञान और अज्ञात जैसे शब्दों में। इसको कोई भी ज्ञान या अज्ञात ना पढ़े, ज्ञान और अज्ञात ही पढ़े, क्योंकि यही शुद्ध माना जाता है। अब ये बात तो हुई संयुक्त व्यंजन की। अब संयुक्ताक्षर क्या होता है, इसमें भी देखिए वैसी बात लिखी है कुछ कि एक स्वर रहित व्यंजन होगा, एक स्वर सहित व्यंजन होगा।
क्य श त्व, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। मगर तो इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ? इसमें बस एक अंतर है कि इसमें देखिए कुछ नया बन रहा है, संयुक्त व्यंजन में कुछ नया बन जाता है, मगर संयुक्ताक्षर में कुछ भी नया नहीं बनता है। ये इस तरह से दिखता है, इनके शब्द भी इस तरह से लिखे जाते हैं। क्या, श्याम, त्वरित, अनन्य, स्वागत, त्याग, ये सभी आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आगत ध्वनियों के बारे में। तो मैंने आपको अ के बारे में तो पढ़ा दिया था। तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी और बॉल। वहीं जो ज और फ हैं ये केवल इस्तेमाल होते हैं आपके अरबी और फारसी शब्दों में, जैसे कागज़, ज़रा, शरीफ, कफन, नफ़रत। एक देखिए अपने क के नीचे भी ऐसी, तो जिनमें नुक्ता लगा होता है उनको भी आगत ध्वनि में ही माना जाता है, कभी कंफ्यूज ना हो जाना। अब बात करेंगे वर्ण विचार के बारे में। तो मैंने अलग अलग मात्राओं के लिए आपके लिए शब्द बना के रखे हैं। क के लिए देखिए कोई मात्रा नहीं आती, तो शब्द भी इस तरह से बनते हैं, कमल और मन। का की मात्रा कुछ इस तरह से होती है, काल और खारा में इनको देखा जा सकता है। ई की मात्रा आपको इस तरह से देखने को मिलती है, किसान और तिल में इनका इस्तेमाल है। की मात्रा इस तरह से देखने के लिए मिलती है, वहीं कीर्तन और खीर में इसका इस्तेमाल है। ऊ की मात्रा इन व्यंजनों पे इस तरह लगती है, वहीं र पे साइड में लगती है, तो कुल और रुद्र आपको इस तरह से देखने के लिए मिलते हैं। वहीं हम बात करें अब बड़े ऊ की, तो बड़े ऊ के लिए भी मैंने यहाँ पे दो शब्द रखे हैं। इसमें भी देखिए बड़े ऊ में भी र पे मात्रा साइड में लगती है, वहीं अन्य व्यंजन जो होते हैं उनमें इस तरह से नीचे लगती है। तो कूटनीति, रूप का और री की बात करें तो री की मात्रा इस तरह से होती है। कृपा और पृथ्वी जो होता है उनमें इसका इस्तेमाल होता है। ये है आपकी ए की मात्रा जो केश और शेर में इस्तेमाल होती है। बड़ी ए यानी आय की मात्रा आपके कैलाश और बैल जैसे शब्दों में इस्तेमाल होती है। छोटे ओ की मात्रा इस्तेमाल होती है आपके कोकिला और मोर में। वहीं बड़े ओ की मात्रा इस्तेमाल होती है आपके कौआ और चौक जैसे शब्दों में। अब आइए हम बात करेंगे महत्वपूर्ण एक टॉपिक जो कि होते हैं आपके वर्णों के नाम उच्चारण के आधार पर। तो देखिए मान लीजिए ये है आपका चेहरा, ये आपका चेहरा है और ये आपका मुंह, इसमें कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए आपकी गर्दन है, तो ये जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ। मुंह का जो छत होता है उसको बोलते हैं तालु। मुंह के छत की शुरुआत जहां से होती है वहां से आगे और आपके दांत यहाँ पे होते हैं जिन्हें दंते बोलते हैं, उससे पीछे का जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलेंगे? मूर्धा। क्या बोलेंगे? मूर्धा बोलेंगे। वहीं दांत से आगे आपके होठ होते हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पीछे से देखते हैं। पहले आएगा कंठ, फिर आएगा तालु, फिर आएगा मूर्धा, फिर आएगा दंत, फिर आएगा ओष्ठ। ठीक है, उसी प्रकार से आपके वर्ण चलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कचर तक आपके इस तरह से चलते हैं। और कौन कौन से व्यंजन होते हैं ये देख लेते हैं उच्चारण के हिसाब से। कंठ से ये बोले जाते हैं, उसमें दो स्वर होते हैं अ और आ। पूरा का पूरा आपका जो क वर्ग होता है वो होता है। ह होता है विसर्ग, जिसमें ये दो बिंदी लगती हैं, अह इसको बोलते हैं। ह की जो ध्वनि जिसमें आती है उन्हें हम सब कंठ्य जो वर्ण होता है इनका नाम होता है। वहीं बात करें तालु की, तो वहाँ से दो व्यंजन ई और ई बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ, इया पूरा का पूरा च वर्ग आता है, य और श आता है इसमें। मूर्धा से आते हैं तो री आता है इसमें। इसके अलावा देखिए ट, ठ, ड, ढ, न, जहाँ पे देखिए जीभ टकरा रही ना उसी को मूर्धा बोलते हैं मुंह के अंदर। र और श भी इसी में आते हैं। इसके अलावा दंत की बात करें तो त, थ, द, ध, न, ल और सा। आपने देखा हुआ जिन लोगों के दांत कमजोर हो जाते हैं उनको ये वाले जो वर्ण होते हैं उनको बोलने में समस्या आती है। इसीलिए भैया यदि आपको ये वाले वर्ण बोलने हैं तो अपने दांतों को संभाल के रखिएगा। अब बात करते हैं ओष्ठ से, तो ऊ और ऊ। उसके अलावा देखिए प, फ, ब, भ, म। आप बोलते आ रहे होंगे, आपको स्पष्ट होता आ रहा होगा किस तरह से मदद ली जाती है होठों की इन सभी को बोलने में। इसके अलावा नासिका और मुख से कुछ बोले जाते हैं, जिसमें ण यहाँ भी इसी में आता है। उसके अलावा देखिए न आता है, ण आता है, म आता है, अनुस्वार आता है जिसमें एक बिंदी होती है। उसका जो चंद्र बिंदु होता है वो भी इसी में आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नासिका मुख से वह भी बोला जाता है। कंठ और तालु में ए और आय दोनों आ जाते हैं। कंठ और ओष्ठ की बात करें तो ओ और औ। आप देखेंगे यहाँ पे ऊ और ऊ, जब भी आप होठों को घुमाएंगे तो ओ औ बोलना हो या ऊ बोलना हो तो आपको होठों को घुमाना आवश्यक हो जाता है। दंत ओष्ठ की बात करें तो वह जब भी बोलेंगे आप तो आप महसूस करेंगे दांत और होठ दोनों का वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो उच्चारण जहाँ से होगा नाम भी वर्ण का वहीं से दे रखा है। अब आइए बात करते हैं द्वित्व व्यंजनों के बारे में। तो स्वर रहित व्यंजन और स्वर संयुक्त व्यंजन जो होते हैं एक साथ मिलकर इन्हें बनाते हैं। अब इस तरह से आप कहेंगे कि भाई संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर भी इसी तरह से थे, ये क्या नई चीज़ है? इसमें क्या होता है, एक ही व्यंजन होता है, मगर देखिए यहाँ पे स्वर रहित होगा, यहाँ पे स्वर सहित होगा। इस तरह से लिखा जाएगा और उच्चारण इसका किया जाता है जैसे चक्का, शक्कर। ठीक है, देखिए सच्चा, तो है तो एक ही है, तो ये चा ही, मगर इसमें स्वर नहीं है और इसमें स्वर है। ठीक है,
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन संयोग, यहाँ पे हम बात करते हैं दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना रूप व्यंजन संयोग कहलाता है, जैसे संभव, आस्तिक, सकारात्मक। तो अब हम बात करेंगे आज की विदाई की, और ये भी बताएंगे कि आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में, शब्द विचार के बारे में, संज्ञा सर्वनाम इत्यादि के बारे में अलग अलग वीडियोज़ में जानेंगे। इसीलिए जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।